नाजरीन, तस्लीम, मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी पर मबनी सीरियल के इस एपिसोड में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, गांधी जी के बरत का मुनासिब रद्द अमल हुआ। लोग उनको मनाने लगे और कहने लगे कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं। इससे दिल्ली में अमनो अमान की बहाली में पूरी मदद मिली। गांधी जी के बरत और कुर्बानी ने दिल्ली में कौमी एकता की नई मिसाल पेश की। गांधी जी के चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट वापस लौट आई। उन्हें दिल्ली में रहते अपने हिंदू और सिख भाइयों पर फख्र होने लगा। लेकिन तभी वो कमबख्त दिन आया जब हिंदुस्तान के इस रोशन चिराग, जगमगाते सितारे को नाथूराम गॉडसे ने खामोश कर दिया। वाहरे इंसानियत के अलमबरदार, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। बहुत से चाहने वालों को दिल का दौरा पड़ा। कईयों ने तो खुदकशी कर ली। पूरे मुल्क में मातम का माहौल छा गया। आज़ादी के 1 साल के अंदर बाबाए कौम का गुजर जाना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सानहा था। उस माहौल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और कुछ आला रहनुमाओं पर जदीद हिंदुस्तान की तामीर की जिम्मेदारियां बढ़ गई। मौलाना आज़ाद का एक जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वर्ल्ड व्यू भी था, और ये जो आलमी नुक्ता नज़र था वो ये सोचते थे कि दुनिया में जो ममालिक हैं 2 तरह के हैं। एक तो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यानी जिनको हम कहते हैं कि डेवलप्ड नेशंस, और एक ममालिक ऐसे थे जो कि अंडर डेवलप्ड थे या फिर ये समझिए तरक्की पजीर। वो ये चाहते थे कि एक तरह का तवाज़ुन दोनों तरह के ममालिक में बने और दोनों ममालिक एक दूसरे की परेशानियों को समझें और दोनों एक दूसरे के ये समझिए कि करीब आएँ और दुनिया एक खुशगवार जगह बने। कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको जब कोई वर्ल्ड व्यू किसी कॉन्फ्रेंस में किसी वर्ल्ड व्यू के ऊपर बोलना होता था या आलमी नुक्ता नज़र के ऊपर वो बोलते थे या यूनाइटेड नेशंस जाते थे, ख़ास तौर से जवाहरलाल नेहरू, तो मौलाना आज़ाद से ज़रूर इस बात पर वो डिस्कशन किया करते थे कि जो नुक्ता नज़र है उनका क्या है और हिंदुस्तान का क्या रवैया होना चाहिए। तो मौलाना आज़ाद सिर्फ यही नहीं कि वज़ीर तालीम थे, दुनिया पर भी उनकी एक नज़र थी और वो दुनिया को एक अच्छी जगह देखना चाहते थे कि दुनिया में सब लोग खुश रहें, वॉर्स ना हो, लड़ाइयाँ ना हो और आपस में सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें। दुनिया को 25 बरस के अंदर 2 आलमगीर खुरेजियों में से गुजरना पड़ा। इसका लाजमी नतीजा ये था कि तमाम सोचने समझने वाले दिमागों के अंदर अमन और सलामती की ज़रूरत की एक नई लगन पैदा हो गई। ऐसी लगन जिसका अभी तक इंसानी दिलो दिमाग को तजुर्बा नहीं हुआ था। लोगों ने महसूस किया कि अब दुनिया के सामने आगे बढ़ने के सिर्फ 2 ही रास्ते रह गए। एक रास्ता उसे आलमगीर बर्बादियों की तरफ ले जा रहा है, दूसरा उसके लिए अमन और सलामती की दुनिया पैदा कर देता है। पहली राह यह है कि हम अपने सोचने समझने के वही तरीक़े काम में लाते रहें जो आज तक काम में लाते रहे हैं और जिनका नतीजा जंग की बर्बादियों की सूरत में निकलता रहा है। दूसरी राह यह है कि उन तरीक़ों को पूरी तरह बदल दें और अपने झगड़ों के फैसले के लिए कोई पुरअमन ज़रिया तलाश करें। दुनिया का यही आलमगीर एहसास है जिसने बिलाखिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का रूप इख्तियार किया और कौमों और मुल्कों के मिलाप का एक मरकजी संगठन पैदा हो गया। लेकिन इंसान के तमाम झगड़ों का असली सरचश्मा कहाँ है? उसकी सूतें पहले इंसान के दिमाग में उबलती हैं, फिर वहाँ से बहती हुई निकलती हैं और चारों तरफ फैलने लगती हैं। इसलिए जब तक इंसानी दिमाग को नहीं बदला जाता, उसे खौफ, शक, बेएतमादी, रश्क व हसद के असरात से पाक नहीं किया जाता, लड़ाई और खुरेजी के असबाब का दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। मौलाना आज़ाद ने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। हिंदुस्तान के आवाम से कुछ इस कदर जुड़ गए थे कि समाज के हर तबके के लोगों के ख़तों को खुद पढ़ते और फ़ौरन उस पर कार्रवाई करते। मौलाना की यह खासियत थी कि जब तक वो ज़िंदा रहे
ان کو کوئی بھی شخص خط لکھتا تھا، پوسٹ کارڈ لکھتا تھا، ان لینڈ لیٹرز ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ لکھتا تھا، اسے ہمیشہ جواب ملتا تھا. جواب ہی نہیں. اگر کہیں کوئی درخواست کرتا تھا کہ بھئی یہ کام کرانا چاہیے تو مولانا وہ کام بھی کراتے تھے. مثال کے طور پر ایک شخص تھا، خلاصی تھا، صفائی کا کام تھا اس کا. جب پارٹیشن ہوا تو وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ پاکستان چلا گیا. خواب اس نے کیا دیکھے ہوں گے، لیکن وہاں گیا تو حقیقت کا اسے اندازہ ہوا کہ بھئی یہ جو ایک ڈریم لینڈ میں نے سوچا تھا آزادی کے بعد یہ پاکستان ملے گا، میرا اسلامی ملک ہے، ایسا سب کچھ نہیں. تو وہاں بہت اس کا برا حال ہوا اور تقریباً 6 مہینے میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ جو اس کا چھوٹا موٹا ایک کمرے کا گھر تھا وہ اس پر کسی نے قبضہ کر لیا. اس نے فوراً مولانا کو خط لکھا. کسی نے کہا ہوگا کہ بھئی ان کو خط لکھ دو، یہ سب کا کام کرتے ہیں. تو مولانا کے پاس خط آیا تو انہوں نے ہوم منسٹر کو اس کو فارورڈ کیا اور اس پہ باقاعدہ ان کی نوٹنگ ہے. وہ اس میں لکھا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان چلا گیا تھا لیکن اس کو وہاں کا ماحول پسند نہیں، واپس ہی ہندوستان آ کے یہیں رہنا چاہتا ہے، تو اس کا گھر جو اسے دلا دیا جائے. تو یہ فیکٹ ہے کہ اس خلاصی کا گھر اس کو ایک کمرے کا واپس مل گیا. مولانا کے بارے میں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی مدبر، جس کو آپ انگریزی میں پولیٹیکل ویژنری، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی شخص مدبر ہے، ویژنری ہے، وہ چھوٹی باتوں میں نہیں پڑتا. سیاست میں عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برسر اقتدار رہنا ہی سیاست کا نصب العین ہے. مولانا بنیادی طور پر ان تمام سارے لوگوں کی فہرست میں ہیں یا لیگ میں ہیں جو سیاست صرف برسر اقتدار رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سیاست ایک بڑا کریٹو پروسیس ہے. 2-3 لوگوں کو اس فہرست میں رکھنا چاہوں گا ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں. خاص طور سے مہاتما گاندھی کے بارے میں اگر انگریزی کا لفظ کیا جائے تو he was a creative politician. دوسرے پنڈت جواہر لال نہرو ہیں. تیسرے مولانا آزاد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتیات سے اوپر اٹھ کر کے سیاست کو مستقبل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں، ماضی کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں اور مستقبل کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، ابھی ہم کہاں پہنچے ہیں اور آئندہ مستقبل کا سفر ہمیں کہاں لے جائے گا. جس کسی بھی شخص کے اندر جہاں اتنی خوبیاں موجود ہوں تو جو پولیٹیکل گوسپ کی کیا بات ہے. وہ تو بہت ادنا سیاسی گلے محلے کے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں دن رات شاید یہی کرتے ہیں کہ کسے گرایا جائے، کسے پٹکا جائے، کسے آگے بڑھایا جائے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا ان تمام ساری باتوں سے عاری تھے، بالکل آزاد، اور ان کے سامنے سیاست کا ایک مقصد تھا، ایک نصب العین تھا، اور وہ یہ تھا کہ کیسے ہندوستانیوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھا جائے اور ہندوستان جیسے عظیم ملک کو اس کے لمبے تاریخی سفر میں آگے کیسے لے جائے. خاص طور سے اس پہلو پر کہ مولانا چھوٹی سیاست اور بلا وجہ کی جو مینیپولیشنز ہے اس سے بالکل الگ تھے. وی این دتا ایک بڑے ہسٹورین ہیں، انہوں نے بھی مولانا آزاد کے اوپر کام کیا ہے. تو وی این دتا کا بھی ایسا ہی ماننا ہے کہ مولانا باقی اور تمام سارے پولیٹیشین سے بالکل الگ ہے. بیکاز نیشنلسٹ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس زمانے میں، اس وقت بھی اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں، ٹانگ کھینچائی ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے تھے. لیکن مولانا ان تمام ساری باتوں سے عاری تھے. انہیں لگا کہ یہ چھوٹی باتیں ہیں، اس سے اوپر رہ کر کے ہی سیاسی عمل میں اپنا کردار نبھانا وہ زیادہ بڑی بات ہوگی. تعلیم کا معاملہ ان کے دل کے بہت قریب تھا. بچپن میں انہوں نے بڑی مشکل سے پوشیدہ طور پر کسی استاد کی مدد کے بغیر نئے زمانے کا علم حاصل کیا تھا. اب میں انگریزی کے کچھ لفظ یاد کرتا ہوں. یہاں پہ تھا میں. INTIMIDATE Intimidate. ہم وطن سے ہیں، وطن ہم سے نہیں. آزادی آزادی آزادی.
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वजीर तालीम की हैसियत से मौलाना ने जो कारनामा अंजाम दिया, उससे हमारे मुल्क के तालीमी ढांचे की बुनियाद पड़ी। आज़ादी से पहले ही 18 फरवरी 1947 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कौमी निज़ाम तालीम उन बुनियादी कामों में से एक है जिसका हर हुकूमत को मुकाबला करना पड़ता है। तालीम किस किस्म की दी जा रही है ये अहम नहीं है, बल्कि अहम ये है कि वो आदमी के किरदार पर क्या असर डालती है। सही मायनों में इंसानी इक़दार पर मबनी तालीम इंसान और समाज दोनों को बदल सकती है और उसे खुशहाली और तरक्की की राह पर ला सकती है। यह मकसद तहरीक आज़ादी के अव्वलीन मेहमारों के नज़दीक बहुत अजीज था। इसके बरखिलाफ गलत तसव्वुरात और गैर साइंसी बुनियादों पर मबनी तालीम तमाम उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान में राइज मौजूदा निज़ाम तालीम गैरों का बनाया हुआ है और ये मुल्क के मफाद में नहीं है। मुल्क की तरक्की और तामीर की रफ्तार तेज करने के लिए साइंस के मैदान में तहकीक को फरोग देने की जरूरत है और इसके लिए हर साल भारी रकम फराहम की जाए। हुकूमत हिंद को एक कौमी म्यूजियम कायम करने की जरूरत का भी एहसास होना चाहिए और ये म्यूजियम हिंदुस्तानी फलसफा, अदब, फनून लतीफ़ा की अक्कासी करें। हिंदुस्तान में आसार कदीमा के मुताल्ले की तरक्की की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। हम इन इदारों को ग्रांट देने के बारे में गौर कर रहे हैं जो गैर रस्मी तरीका तदरीस को इख्तियार करते हैं, जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी। आम लोगों को तरबियत देने के लिए फिल्म, रेडियो और दूसरे जराए को भी काम में लाया जाए। चुनांचे बजट में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। हिंदुस्तान की तकसीम के वजह से हुए फसादात के दौरान भी मौलाना आज़ाद ने अमनो चैन बनाए रखने के अलावा बहुत मुश्किल हालात में भी तालीम के मंसूबों से अपनी तवज्जो नहीं हटाई। मौलाना इसी वजह से ये भी चाहते थे कि बच्चों को हुकूमत की नाफिज करदा निसाब में ही मजहबी तालीम भी दी जानी चाहिए, जिससे फ़िरका परस्ती और दकियानूसी ख्यालात वाली मजहबी सोच आने वाली नस्लों को न दी जाए। मौलाना आज़ाद ने न सिर्फ इब्तदाई और सानवी तालीम बल्कि यूनिवर्सिटी सतह की तकनीकी तालीम पर भी जोर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कायम किया जिससे मुल्क की यूनिवर्सिटियों की निगरानी की जा सके। मौलाना को पता था कि एक ज़माने में हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड लेवल यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थीं, तक्षशिला और नालंदा, और दुनिया भर से लोग न जाने किस तरह की सऊबतें बर्दाश्त करके, मसाइब को झेल करके इन यूनिवर्सिटीज़ में आते थे, पढ़ते थे और बहुत काबिल लोग बन के यहाँ से जाते थे। जैसा सफ़रनामा इब्ने बतूता में भी आपको मिलेगा। तो वो ये चाहते थे कि भाई एक हार्वर्ड, एक कैम्ब्रिज या फिर एक ईटन स्कूल हमारे यहाँ बने, उससे भी बेहतर और बरतर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो क्रिएट करना चाहते थे। ऐसा ख्वाब था मौलाना का। जैसा कि मौलाना आज़ाद ने कहा था, गैर रस्मी तरीके से चलने वाले इदारों जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की कायम करदा विश्व भारती को पूरी तरह ताउन देने के हक में हूँ। उनकी कोशिशों की वजह से उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तकनीकी तालीम में मौलाना आज़ाद का सबसे बड़ा कारनामा IIT खड़गपुर का कायम करना है। 2002 में IIT खड़गपुर से छपी एक किताब में मौलाना आज़ाद का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है, मौलाना आज़ाद ने न सिर्फ ये इदारा कायम किया बल्कि आखिर वक्त तक सरपरस्ती कायम रखी। हिंदुस्तान की सभी IIT ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। और तो और मौलाना आज़ाद ने मुल्क भर में लेबॉर्ट्रीज कायम कराई। मौलाना दिनों रात काम करते रहते थे। एक एक लम्हे का सही इस्तेमाल करना उनकी फितरत का अहम हिस्सा बन गया था। मौलाना ने ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी कायम कराई। ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का क़याम मौलाना आज़ाद का अजीम कारनामा है।
ICCR के जरिए उन्होंने दुनिया भर के मुल्कों से सिफारती तौर पर रिश्ते कायम किए। मौलाना आज़ाद ने अपनी खुद की बहुत सी किताबें ICCR की लाइब्रेरी को तोहफे के तौर पर दे दी। ICCR की एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के नुमाइंदे को देखकर मौलाना आज़ाद ने कहा, हम सियासी तौर पर तकसीम तो हो गए हैं, पर तहजीबी तौर पर हम एक हैं और तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। जब अरब के मुल्कों की गलतफहमी थी कि हिंदुस्तान से सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए, तब मौलाना ने अरबी में एक रिसाला निकाला और उसके ज़रिए अरब के मुल्कों को ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान में अब भी करोड़ों की तादाद में मुसलमान खुशहाली से जी रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि अरब मुल्कों से हिंदुस्तान के रिश्ते और मजबूत हो गए। रामायण है, महाभारत है, इसका तर्जुमा उन्होंने करा के तमाम मिस्र के अंदर अरब की लाइब्रेरियों में रखवाया। ये एक ऐसा काम था कि मैं समझता हूँ कि जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन इसको रुकना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर क्लासिक्स की कमी नहीं है। इतने ऊंचे ओहदे पर रहते हुए भी मौलाना ने कभी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। वो इतने इंसाफ पसंद इंसान थे कि कभी अपने अजीज रिश्तेदारों को भी नाजायज फायदा नहीं उठाने देते थे। मौलाना बड़े खुददार इंसान थे और ख़ास तौर से जब उनको मिनिस्टर बनाया गया तो कुछ रिश्तेदारों ने ऐसा सोचा कि 5 उंगलियां घी में हैं। मौलाना की आदत थी कि किसी भी रिश्तेदार को अपने पास फटकने नहीं देते थे। छोटा सा मैं आपको वाकया बताता हूँ कि मौलाना आज़ाद के जो भतीजे थे नूरुद्दीन अहमद साहब, वो कोई सर्विस नहीं करते थे। थ्रू आउट मौलाना ने ही उनको बड़ा किया था, पाला पोसा था, उनके साथ रहते थे। तो जब दिल्ली में मौलाना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में थे तो बाहर गए हुए थे कुछ अरसे के लिए दौरे के ऊपर, मुल्क से बाहर। तो उस दौरान ICCR के अंदर एक जॉब की जगह खाली हुई और वो जॉब थी लाइब्रेरियन की। नूरुद्दीन साहब ने सोचा कि भाई मौलाना वालिद की तरह ही थे, चाचा तो थे ही, क्यों ना ऐसा है कि मैं कोई सर्विस भी नहीं कर रहा हूँ और मौलाना के साथ रह रहा हूँ, उनके ऊपर थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि सोचें बोझा बना हुआ हूँ मैं। तो उन्होंने वहाँ ICCR के जो भी उस वक्त के डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे उनको कहा कि भाई ये जो लाइब्रेरियन की जो पोस्ट खाली हुई है तो इस असामी के ऊपर मैं काम करना चाहूँगा। अब चूँकि मौलाना ओवरऑल इंचार्ज थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर था ICCR, उनको फ़ौरन वो लाइब्रेरियन की जो नौकरी थी दे दी गई। कुछ अरसे बाद मौलाना वापस आए तो मौलाना को पता चला कि जो उनका भतीजा है उसने नौकरी ज्वाइन कर ली है ICCR में। बहुत ज़्यादा सुन के देखपा हुए, बड़ा उनको गुस्सा आया। सबके सामने कहा कि नूरुद्दीन आप लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिखिए, और उन्होंने रिज़ाइन किया और जो भी उन्होंने काम किया था 15 दिन या 1 महीना, उसके लिए उनको 1 रुपया जो तनख्वाह है वो दी गई थी। तो ये खुददारी का आलम था मौलाना का। 19 फरवरी 1958 को मौलाना आज़ाद अपने गुसल खाने में फिसल गए, जिससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। वो बेहोश हो गए और डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। 22 फरवरी 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने आए। मौलाना को तब तक ये यकीन हो गया था कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है। मौलाना की तबीयत कैसी है? लगातार बिगड़ती जा रही है। मौलाना, मौलाना, मौलाना मुझे सुन पा रहे हैं?
مولانا مولانا آج میں نے اپنا ایک بہت ہی عزیز دوست کھو دیا ہے. بے ہوشی کی حالت میں بھی آزاد اپنی کچھ سانسیں میرے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے. ان کی محبت ہی کچھ ایسی تھی کہ بنا مجھے الوداع کہے وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے تھے. خدا حافظ. آنسوؤں کے پیچھے چھپے اندھیرے سے میں واقف ہوں، لیکن گہری سیاہ رات کا احساس مجھے آج ہوا ہے. گہرے اندھیرے میں اپنے کو کھڑا دیکھ رہا ہوں، اکیلا، بالکل اکیلا، بن آزاد کے جواہر. جواہر خدا حافظ، یہی آخری الفاظ تھے مولانا آزاد کے. ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر رادھا کرشنن، مطلب یہ کس طرح رو رہے تھے. اور پنڈت جی تو خیر کوئی کہنے کی بات ہی نہیں. پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ محسوس کیا کہ کچھ ایسی عورتیں جن کی اچھی خاصی تعداد تھی، جو بہت غریب، کمزور، کہیں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ کبھی مولانا سے ان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ داری ہو سکتی ہے، کہیں دور دور تک نہیں رہتا. اور وہ بس روئی جاتی تھی. اور تیسرے دن یہ اصل میں یہ تب پتہ چلا کہ یہ دیکھا انہوں نے وہاں پہ گھر پہ، اور تیسرے دن یا چوتھے دن یا پانچویں دن ان کے انتقال کے، ان کی جو جہاں ان کی قبر ہے آج جامع مسجد کے سامنے، وہاں پر پنڈت جی گئے تو بتایا گیا کہ یہ جو ایک عورت وہاں بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی ہے، یہ کئی دن سے لگاتار صبح آتی ہے اور شام کو جاتی ہے قرآن پڑھتی رہتی. تو پنڈت جی کو کیوریوسٹی ہوئی یہ کون ہے اور اس کا مولانا سے کیا تعلق تھا کہ جو یہ روزانہ آتی ہے اور یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہے. تو پنڈت جی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 47 میں پارٹیشن کے بعد جو بدامنی ہوئی تھی، دنگے ہوئے تھے، اس میں اس کے خاندان کے کئی لوگ مارے گئے، شوہر بھی اور بیٹا بھی. اور یہ سے پناہ ملی. مولانا آزاد نے اپنی کوٹھی میں ٹینٹ لگوا دیے تھے، وہاں پہ یہ کچھ دن رہے، اور بھی بہت لوگ رہے. جب وہ لوگ چلے گئے، سب حالات نارمل ہو گئے اور وہ لوگ چلے گئے، یہ عورت وہیں رکی رہی. تو مولانا نے ایک دن اس سے پوچھا کہ اب رکنے کی کیا وجہ ہے، اب تو سب ٹھیک ہے. اس نے کہا میں کہاں جاؤں، میرے پاس تو کوئی جگہ نہیں، میرا شوہر بھی مار دیا گیا. تو مولانا نے نہ صرف اس کی رہائش کا انتظام کروایا بلکہ ہر مہینے اسے ایک چھوٹی سی رقم بھیجتے تھے. اس سے پنڈت جی کو بھی کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ کہیں نہ کہیں حساب لکھا ہوا ہوگا. تو پنڈت جی نے جانکاری کی ان کے سیکریٹری اجمل خان سے، اور اجمل خان نے وہ ڈائری پنڈت جی کے حوالے کر دی جس میں ان لوگوں کے نام اور پتے تھے جن کو مولانا ہر مہینے رقم بھجوایا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ ایسی وہ ایک عورت نہیں تھی بلکہ بہت سی بیوہ عورتیں تھیں، بہت سی نادار عورتیں تھیں، ایسے بچے تھے جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. ان سب کو مولانا 50 روپے 100 روپے ہر مہینے بھیجتے تھے. اور یہ جو جن کو مولانا پیسے بھیجتے تھے ڈائری ملنے کے بعد، پنڈت جواہر لال نہرو کی آخری سانس تک، آخری وقت تک ان لوگوں کو وہی رقم پنڈت جی ہر مہینے بھجواتے رہے. ملک نے بھی مولانا آزاد کو سینے سے لگا کر رکھا، ان کی یاد کو سینے سے لگا رکھا. کیا ان کی عزت تب بھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں ہندوستانیوں کے دلوں میں آج بھی ان کے لیے وہی عزت. کچھ کھادی کے کرتے، پیجامے، شیروانیاں اور ہزاروں کتابیں، یہی کچھ تھا ان کا سرمایہ. یعنی اس عظیم الشان شخصیت کے پاس جو ہندوستان کی آزادی کے ایک بہت بڑے رہنما تھے، ہندوستان کی تقسیم کے خلاف سب سے بلند آواز اٹھانے والوں میں سے ایک، اسلام کے ایک بہت بڑے عالم جن کے ترجمان القرآن کو پوری دنیا میں پسند کیا گیا، اردو ادب اور صحافت کے ایک بہت بڑے ستون تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ
हिंदुस्तान के पहले और काबिल वजीर तालीम भी थे, और एक ऐसे हिंदुस्तानी जो अपने मुल्क से बेशुमार मोहब्बत करते थे। गालिब को तो सिर्फ एक अपनी शायरी का रोना था, नहीं मालूम मेरे साथ कब्र में क्या क्या चीजें जाएंगी। अफसोस कि जमाना मेरे दिमाग से काम लेने का कोई सामान न कर सका। मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे, तू हिंदू तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हूँ। कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए है, जान हाजिर तेरे लिए। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, मुझे इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। हाँ इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, अपने वतन से इश्क है। Running, jumping, dancing and